हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था और डाइजेशन की सारी प्रोसेस और कौन कौन से एंजाइम, कैसे डाइजेशन होगा, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन, डिसऑर्डर, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके बाद इसमें लास्ट अपन लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स वैसे बहुत ज़्यादा AIPMT में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाते हैं, इसलिए अपन लोग विटामिन्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन्स अब बिना विटामिन्स में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था कि दो तरह के मैंने न्यूट्रिएंट बताए थे। एक बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट are included in macronutrient. Vitamins and minerals are included in micronutrient. अब मैंने वहाँ भी बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आएंगे विटामिन्स, और विटामिन्स से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है ना। ये मैंने बताया था ना कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन्स क्या है बेटा? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड है बेटा? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। इनको किस मतलब कैसे जरूरत पड़ती है? स्मॉल क्वांटिटी। सो दीज आर इंक्लूडेड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर मैंने लिखा था, ठीक है ना। और विटामिन्स मैंने वहाँ ही बताया था जब मैंने डाइजेशन का पहला लेक्चर स्टार्ट किया था कि विटामिन्स आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का सोर्स नहीं है, बट दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी देखना, अभी आगे पढ़ोगे आप बॉटनी में जब एंजाइम पढ़ोगे तो वहाँ बेटा देखेंगे कि बहुत सारे जो एंजाइम हैं, देखो जो हमारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो एंजाइम ही कराते हैं। चाहे डाइजेशन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ एंजाइम से होती है। और कई सारी विटामिन्स एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। देखना अभी देखेंगे यहाँ पे, अगर बताओ बेटा वो पर्टिकुलर विटामिन नहीं अगर होगी तो एंजाइम एक्टिवेट होगा नहीं और आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होगी। और बेटा देखना, अभी आप बायोमोलिक्यूल बॉटनी में पढ़ रहे हो, उसमें आप पढ़ोगे दो टर्म और पढ़ोगे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सब्सटेंस। दोज सब्सटेंस विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बनती हों खुद, दीज आर नॉन एसेंशियल। जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनती, जिसे हम बाहर से लेंगे, उन्हें बोलते हैं एसेंशियल सब्सटेंस। तो विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, विटामिन्स आर एसेंशियल सब्सटेंस। मतलब है ना, विटामिन एसेंशियल है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स नहीं बनती। हम विटामिन के लिए ह्यूमन ऑलवेज डिपेंड ऑन प्लांट्स पे ह्यूमन डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो कोई भी विटामिन हमारे अंदर नहीं बनती, और ह्यूमन ऑलवेज डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर विटामिन रिक्वायरमेंट। अब देखना, विटामिन्स में अगर हम और बात करें लेकिन बेटा एक्सेप्शनली एक विटामिन होती है, देखना, विटामिन डी। एक होती है विटामिन डी, शायद आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। विटामिन डी हमारी स्किन में सनलाइट की प्रेजेंस में बनती है। मतलब विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो हमारी स्किन में तो बनती है, लेकिन उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होगी। तो एक्सेप्शनली विटामिन डी सिंथेसाइज्ड ऑन ह्यूमन स्किन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसलिए विटामिन डी का नाम होता है सनशाइनी विटामिन भी कहा जाता है। सूर्य की रोशनी में हमारी स्किन में, जब स्किन में अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है तो विटामिन डी हमारी स्किन में बनती है, ठीक। और देखना, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं बेटा, पीछे ही मैंने बताया था विटामिन के एंड विटामिन B12। विटामिन के
एंड विटामिन B12। ये मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैं सीकम पढ़ा रहा था। मैं कहता ना कि ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है बेटा, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, सीकम कहा जाता है। तो सीकम पार्ट में हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है बेटा, सीकम। सीकम पार्ट में सिम्बायोटिक क्या पाए जाते हैं, माइक्रोब्स। हमारे सीकम में बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रोब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और ये माइक्रोब विटामिन के एंड विटामिन B12 को सिंथेसाइज्ड करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमारी बॉडी ने नहीं बनाया, हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब पाए जाते हैं। कहाँ पर, सीकम पे, जो विटामिन के एंड विटामिन B12 को बनाते हैं। तो देखना बेटा, कौन सी विटामिन सिम्बायोटिक माइक्रोब द्वारा ह्यूमन में बनाई जाती है, विटामिन के एंड विटामिन B12। कौन सी विटामिन ह्यूमन स्किन में बनती है, विटामिन D। जनरली विटामिन ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनती, हमें बाहर से लेते हैं। सो दीज आर एसेंशियल। सो ह्यूमन ऑलवेज डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर विटामिन रिक्वायरमेंट। अब देखना विटामिन का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखना बेटा, 2 तरह की विटामिन होती है। एक होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसी विटामिन्स जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसे बोलेंगे वाटर सॉल्युबल, जो पानी में ना घुले फैट में डिजॉल्व हो उसे बोलेंगे फैट सॉल्युबल। तो बड़ा ही आसान तरीका है वाटर सॉल्युबल को याद रखने का। विटामिन B एंड विटामिन C बोथ आर वाटर सॉल्युबल, B और C। इसे याद कैसे रखोगे आप, WBC, ऐसे याद रखना आप। W माने हो गया वाटर, वाटर में कौन कौन सॉल्युबल, B और C। विटामिन B एंड C आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो मैंने W माने हो गया वाटर, B और C। और जितनी विटामिन बची वो सब फैट सॉल्युबल होंगी। कौन कौन बेटा, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब देखना, जो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन है ये तो बेटा पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। और याद करो, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन की बेटा ये म्यूकोसा थी, याद आ रहा है कुछ, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा थी। यहाँ पर पूरा मैंने डाइजेशन की प्रोसेस आपको बताई थी, प्रोटीन फैट सब कुछ डाइजेस्ट हुआ था। फिर मैंने एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बताई थी। मैंने क्या बताया था बेटा, वही चीज़ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होगी जो वाटर सॉल्युबल होगी। जो चीज़ें वाटर में सॉल्युबल होंगी वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो करके कहाँ आएंगी बेटा, ब्लड में आएंगी। लेकिन जो चीज़ वाटर सॉल्युबल नहीं थी वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों फैट थे, फैट सॉल्युबल चीज़ें हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं है। सो दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इसलिए तो किसकी ज़रूरत पड़ी थी बेटा, इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी थी। ऐसे ही विटामिन B और C वाटर सॉल्युबल है, तो जो चीज़ वाटर सॉल्युबल है वो तो एब्जॉर्ब होके कहाँ आ जाएगी बेटा, ब्लड में। लेकिन फैट, फैटी एसिड, उसके लिए इमल्सिफिकेशन कराओगे। इमल्सिफिकेशन करने के बाद माइसेली के रूप में एब्जॉर्ब हुआ था, याद आया, माइसेली के रूप में एब्जॉर्ब हो करके कहाँ पहुँचा था बेटा, ये लिम्फ वेसल्स में। कहाँ, तो बताओ बेटा, मैंने क्या कहा था, इंटेस्टाइन से लिम्फ में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ था, फैट का। और एक चीज़ याद रखना, फैट के अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन भी लिम्फ वेसल्स के माध्यम से एब्जॉर्ब हो। क्यों, क्योंकि विटामिन A, D, E, K ये भी तो फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है ही नहीं। तो देखो बेटा, तो जो वाटर सॉल्युबल है विटामिन है
विटामिन बी एंड सी फ्रॉम इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब इनटू ब्लड. विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल, सो दे आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बट दे आर एब्जॉर्ब बाय लिम्फ. ये लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब होंगी. और एक चीज़ देखो बेटा, जो चीज़ वाटर सॉल्युबल है, ये बेटा ब्लड में हमारी विटामिन पाई जाती है, और जो चीज़ वाटर सॉल्युबल है तो ब्लड बेटा किडनी में देखना पड़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लड किडनी में जाएगा. किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेट करने के बाद यूरिन बाहर निकाली जाती है. ठीक, तो बताओ बेटा यूरिन में क्या होता है, मूत्र में क्या होता है, पानी ही तो होता है. अगर पानी है तो पानी में कौन सी विटामिन डिजॉल्व हो सकती है, बी और सी हो सकती है. इसलिए बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी यूरिन में हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि यूरिन तो वाटर है और वाटर में ये घुल जाती है. इसलिए यूरिन में कौन सी विटामिन, मूत्र में कौन सी विटामिन मिल सकती है, बी और सी मिल सकती है. फैट सॉल्युबल विटामिन यूरिन में नहीं पाई जाती. ठीक, तो इस तरह से ये विटामिन की जनरल बात ही पड़ी. दो तरह की विटामिन है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. इनका एब्जॉर्प्शन थ्रू ब्लड होगा, इनका एब्जॉर्प्शन थ्रू लिम्फ वेसल्स होगा. ठीक, अब थोड़ा सा बेटा इनका डिटेल करते हैं अपन लोग. देखना, एक एक विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. जो मेन चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है ना. तो विटामिन ए, विटामिन बी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जितने क्वेश्चन आपके AIPMT में आ सकते हैं या नीट में आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन लोग कवर करने की यहाँ कोशिश करते हैं, या जो क्वेश्चन पुराने पूछे गए हैं उनको अपन लोग कवर करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले मैं विटामिन स्टार्ट करता हूँ. विटामिन ए, इनके बेटा बहुत सारे नाम होते हैं, वो अपन को याद रखना. विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल. शायद आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा रेटिनॉल. रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल. ठीक, और इसका एक नाम होता है एंटी जीरोप्थैल्मिक. एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन, या इसी का नाम होता है एंटी इन्फेक्शियस विटामिन. एंटी इन्फेक्शियस विटामिन, कई नाम है. देखिए ना, सारे नाम बड़े आसान है याद करना. एक ये नाम भरे आपको याद रखना है, रेटिनॉल. विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल. ये नाम बता रहा हूँ कैसे याद करने हैं आपको. देखना, विटामिन ए का अगर हम मेन सोर्स देखें, मेन सोर्स है कैरेट. क्या है बेटा इसका? मेन सोर्स है कैरेट. और मैंने आपको लीवर के फंक्शन में बताया था, जो हम गाजर खाते हैं तो गाजर के अंदर एक केमिकल होता है कैरोटीन. क्या पाया जाता है बेटा? कैरोटीन केमिकल होता है गाजर में. गाजर में विटामिन ए नहीं है, गाजर में रेटिनॉल नहीं है. गाजर में कैरेट में कौन सा केमिकल है? कैरोटीन. और मैंने क्या बताया था? कैरोटीन केमिकल को लीवर क्या करता था? लीवर का एक फंक्शन मैंने बताया था, विटामिन ए का नेम कैरोटीन को बदल देता है विटामिन ए में. तो मैंने लीवर का फंक्शन बताया था और बताया था कि लीवर विटामिन ए को बनाता है, लेकिन बनाएगा कब? जब आपके अंदर कैरोटीन हो. और कैरोटीन कब होगी? जब आप प्लांट से लोगे, गाजर खाओगे तो कैरोटीन आएगी, कैरोटीन से लीवर विटामिन ए बनाएगा. ठीक, एक तो ये. अब देखना, विटामिन ए की मेन फंक्शन, अगर बॉडी में हम विटामिन ए के मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा एक फंक्शन इसका होता है. देखना बेटा, आँख में आपने पढ़ा होगा रॉड एंड कॉन. देखना, आई में पढ़ाऊंगा मैं. रॉड एंड कॉन सेल्स पाई जाती है आँख में. रॉड डे विजन के लिए होते हैं, कॉन नाइट विजन के लिए होते हैं. इनके अंदर बेटा, रॉड के अंदर एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन. कौन सा पिगमेंट होता है? रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है. और इस पिगमेंट को बनाने के लिए विटामिन ए जरूरी है. ऑप्सिन प्लस रेटिनॉल का ये जो पिगमेंट होता है ना, रॉड जो आँख में नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर जो पिगमेंट है वो है रोडोप्सिन. रोडोप्सिन
के रोडोप्सिन किससे मिलके बनता है? रेटिनॉल अगर होगा तो ये पिगमेंट बनेगा, और ये पिगमेंट बनेगा तभी आपको रात में दिखाई देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, आँख के अंदर ये विजन, नाइट विजन के लिए विटामिन ए जरूरी है। अगर मान लो विटामिन ए नहीं होगी तो रॉड के अंदर ये बनेगा नहीं, और रात के समय आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। दूसरा इसका बेटा फंक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन तो ये है। दूसरा फंक्शन है, देखो मैंने क्या नाम लिखा, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन, मतलब ये विटामिन इन्फेक्शन को रोकती है, आपके अंदर इन्फेक्शन को रोकती है। कैसे? इसका मेन काम क्या है? ध्यान करो बेटा, हमारे अंदर कोई नाक से जा सकता है, कोई माउथ से जा सकता है। तो नाक से क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि नाक में पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस की क्या पाई जाती है बेटा? लेयर पाई जाती है। जो कोई जाएगा ये पूरा रास्ता म्यूकस पाया जाता है, और म्यूकस उस डस्ट पार्टिकल को या माइक्रोब को क्या कर लेता है बेटा? ट्रैप कर लेता है। तो कुल मिला के विटामिन ए का काम है, इट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस सिक्रीशन को मेंटेन करेगा, जिससे ज़्यादा म्यूकस निकले, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो म्यूकस, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो म्यूकस। तो म्यूकस ज़्यादा निकलेगा तो कोई माइक्रोब जाएगा तो म्यूकस उसे तुरंत पकड़ लेगा। मतलब ग्लैंड जो होती है ना, म्यूकस कौन निकालती है? गॉबलेट सेल। कुल मिला के ग्लैंड्स, और ग्लैंड के सिक्रीशन को मेंटेन करेगा। विटामिन ए अगर नहीं है तो आपके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो लुब्रिकेट सब्सटेंस निकाल रही हैं, उनका सिक्रीशन कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो आपके अंदर इन्फेक्शन की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए क्या नाम हुआ? एंटी इन्फेक्शियस विटामिन, मतलब इन्फेक्शन को रोकने वाली विटामिन। याद हो गया नाम ये? क्यों? क्योंकि ये म्यूकस के सिक्रीशन को मेंटेन करता है। ठीक, तो ये मेन आप चीज़ें याद रखना। और डिसऑर्डर की अगर बात करें, डिसऑर्डर जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि अगर विटामिन ए के काम तो अपन ने मेन देखे, हजारों काम है, लेकिन मेन काम देख रहे हैं अपन लोग। मेन है इसका आँख के अंदर विजन से रिलेटेड, और सिक्रीशन को, ग्लैंड्स के सिक्रीशन को मेंटेन करने का काम है। ठीक, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो बेटा, तो रॉड के अंदर ये बनेगा नहीं, और रॉड के अंदर ये बनेगा नहीं तो शाम को आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, और रात को आपको ना दिखना कहलाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहलाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो बताओ क्वेश्चन ये बेटा कितनी बार क्वेश्चन आया है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। क्यों? क्योंकि शाम के समय आदमी को प्रॉपर चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। दिस द नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। और एक बीमारी होती है बेटा, एक बीमारी होती है जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया ये बीमारी, ये क्या है बेटा? जीरोथैल्मिया को हम, इसका दूसरा नाम होता है ड्राई आई। ड्राई हो गई। देखो बेटा, आँख आप आसानी से चारों तरफ घुमा ले रहे हो, क्योंकि आँख जब बॉल घूम रहा है ये, तो उसके चारों तरफ म्यूकस है। अब बताओ बेटा, आई इज ए बॉल एक सॉकेट के अंदर रखा है, अब चारों तरफ से म्यूकस होगा तो आसानी से घूमती जाएगी। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या म्यूकस प्रॉपर निकलेगा? नहीं निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो आँख का जो आई बॉल है उसके चारों तरफ भी म्यूकस नहीं निकलेगा, और आँख जनरली ड्राई हो जाती है। जैसे नहीं करता, आँख का पानी मर गया, नहीं बोलते कि तुम्हारी आँख का तो पानी ही मर गया, मतलब आँख में नमी नहीं रहेगी, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसे बोलते हैं जीरोथैल्मिया। तभी नाम है एंटी जीरोथैल्मिक विटामिन, मतलब जीरोथैल्मिया को रोकने वाली विटामिन। सारे नाम क्लियर? बस ये नाम याद रखना। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है जीरोथैल्मिया, तो एंटी जीरोथैल्मिक एक बीमारी ये भी हो रही है, और इसकी कमी से इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए नाम है एंटी इन्फेक्शियस विटामिन। इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं विटामिन ए में। क्लियर बेटा सबको? ठीक। दूसरी विटामिन अपन लोग पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है बेटा? कैल्सीफेरॉल। केमिकल नाम जरूर याद रखना है आपको, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल।
और इसे बेटा बोलते हैं सनशाइनी विटामिन। सनशाइनी विटामिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये ऐसी विटामिन है जो हमारी स्किन में सनलाइट की प्रेजेंस में बनती है, सो इट इज नोन एज सनशाइनी विटामिन। ओके, ठीक। और इस विटामिन को हम बोलते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन। क्या बोलते हैं? एंटी रिकेट्स विटामिन। क्यों? क्योंकि इस बीमारी में, क्योंकि इसकी कमी से एक बीमारी होगी रिकेट्स, आपने सुना होगा बच्चों में होती रिकेट्स, तो रिकेट्स होती है, तो एंटी रिकेट्स विटामिन। तो विटामिन डी को याद करना बड़ा आसान है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, सनलाइट में बनती है तो सनशाइनी विटामिन, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, सो एंटी रिकेट्स विटामिन। ठीक। अब देखो इसका जो मेन सोर्स है वो है कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। ये बेटा दो तरह की मछलियाँ होती हैं, फिश है ये कॉड फिश और शार्क फिश, इन दोनों के लिवर से ऑयल निकलता है। ये जो लिवर ऑयल है कॉड फिश एंड शार्क फिश का जो लिवर ऑयल है, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक। और अगर हम मेन देखें इसका फंक्शन, विटामिन डी का फंक्शन क्या है? आपने बेटा एक ऐड देखा होगा, बॉर्नवीटा का ऐड आया करता था टीवी में, आजकल तो अभी नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि अपने बच्चों को क्या पिलाती हो, ऐसा ऐड आपने देखा होगा शायद, पहले एक आध साल पहले आता था बहुत ज़्यादा। अपने बच्चे को क्या पिलाती हो? तो कहती थी दूध। फिर पूछती थी अपने बच्चों को क्या पिलाती हो? दूध। तो फिर ऐसे ऐसे करके बाद में आता था कि क्या दूध में कैल्शियम है, ऐसा कुछ ऐड होता था। तो अब उसके लिए कैल्शियम तो है दूध में, लेकिन कैल्शियम बच्चे के अंदर कैसे जाए, उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब विटामिन डी, देखो ये बेटा आपकी इंटेस्टाइन है, आप कितना भी कैल्शियम खा लो, कितना भी कैल्शियम खा लो, वो सारा कैल्शियम दंदनाते हुए एनस से बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ से बेटा कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा ना। ये देखो, तो विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। जैसे बेटा आपके अंदर अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो, तो आप मार्केट से कैल्शियम टैबलेट अगर लेने जाते हो, तो अकेले कैल्शियम की टैबलेट बाज़ार में नहीं आती। कैल्शियम की जो टैबलेट है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी कम्बिनेशन आता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आप खाओगे तो एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूरी है। अगर आपके अंदर विटामिन डी नहीं है तो कितना भी आप कैल्शियम खा लो, एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। तो बताओ विटामिन डी का काम क्या हुआ? विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से ब्लड में ले जाएगा कैल्शियम को, और कैल्शियम को यही विटामिन डिपॉजिट ऑन बोन। और कहाँ डिपॉजिट करेगी बेटा? बोन्स में। कैल्शियम में क्या जमा बेटा? बोन में क्या जमा होता है? कैल्शियम। तो देखो दो फंक्शन हो गए। एक तो विटामिन डी का काम क्या है कि जो हम कैल्शियम खा रहे हैं, उस कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड में लाए, और ब्लड से कहाँ ले जाए? बोन पे डिपॉजिट करें। तो बताओ बेटा, जब बोन में डिपॉजिट करेगी तो बोन मजबूत पड़ेगी, ठीक है ना? ठीक। तो ये इसका मेन फंक्शन है विटामिन डी का, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना और कैल्शियम को बोन में जाके जमा करना। ठीक। अगर मान लो डिसऑर्डर की बात करो, मान लो इसकी कमी हो गई, तो विटामिन डी की कमी हो गई, तो सपोज करो बेटा अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा। जब कैल्शियम ब्लड में नहीं आएगा तो बोन में नहीं जाएगा, अब बोन में नहीं जाएगा तो बोन कमज़ोर पड़ जाएगी। अब बच्चे का वजन तो बढ़ रहा है लेकिन बोन मजबूत नहीं हो पा रही। जैसे मैं खड़ा हूँ तो अब मान लो मेरा वजन बढ़ता जाए, लंबाई बढ़ती है, लेकिन पैर की बोन या हाथ की बोन कमज़ोर हो जाए, तो जब बोन ही कमज़ोर होगी तो ये डिसऑर्डर अगर हम बात करें चाइल्ड में, अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए, सपोज करो अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो उसका बच्चे का वजन बढ़ रहा है। अब वजन को सहने के लिए बोन भी मजबूत होनी चाहिए, अब बोन की मजबूती के लिए कैल्शियम डिपॉजिट होना चाहिए।
तो बेटा होगा क्या, बच्चे का वजन बढ़ेगा, बोन मजबूत है नहीं तो उसके पैर टेढ़े और हो जाएंगे। तो पैर कैसे हो जाएंगे बेटा, ये मान लो सपोज करो ये पैर थे बच्चे के, नॉर्मल बच्चे के पैर होने चाहिए, ये वजन को सह रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे में कैल्शियम की कमी थी तो पैर इसके कुछ ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। उस बीमारी का नाम होता है रिकेट्स। क्या नाम होता है, रिकेट्स में क्या होता है बेटा, लेग की बोन्स बैंड कर जाती हैं, पैरों की बोन बैंड कर जाती हैं। और बैंड कैसे करती हैं, जैसे रेनबो होता है, जैसे इंद्रधनुष आपने देखा होगा, जैसे बो ऐसा होता है ना, तो रेनबो की तरह। तो रिकेट्स का मेन सिम्टम क्या होता है, लेग बोन, और जो लेग की बोन्स हैं वो रेनबो जैसे हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि पैर की बोन मजबूत थी नहीं, वजन बढ़ा और वजन बढ़ने के कारण पैर की बोन बैंड कर गई। तो ये बच्चों में बीमारी होगी रिकेट्स। अगर मान लो किसी बेटा एडल्ट में अगर हम बात करें, एडल्ट में जैसे मेरे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो मेरा लंबाई थोड़ी बढ़नी है, तो अब बोन जितनी मजबूत थी वो तो हुई चुकी थी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो प्रॉपर कैल्शियम डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, तो अब मेरी बोन टेढ़ी नहीं होगी क्योंकि मेरा वजन तो बढ़ चुका जितना बढ़ना था। तो उस बीमारी को बोलते हैं ओस्टियोमैलेशिया। क्या बोलते हैं, ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियोमैलेशिया याद रखना। अगर एडल्ट में विटामिन डी की कमी हो जाए तो विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम की कमी होगी, उस बीमारी का नाम होगा ओस्टियोमैलेशिया। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो पैर की बोन टेढ़ी हो जाएंगी और उस बीमारी का नाम होगा रिकेट्स। ये समझ गए, ये है विटामिन डी के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। तो 2 विटामिन्स मैंने आपको पढ़ा दी, एक पढ़ाई आपको विटामिन ए और दूसरी मैंने विटामिन पढ़ाई आपको विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन की अपन लोग बात करेंगे विटामिन ई। ठीक, तो मैं फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ा रहा हूँ अभी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होती हैं बेटा, फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स होती हैं। ठीक, तो ये हो गई 2 विटामिन्स। नेक्स्ट विटामिन की अपन बात करें विटामिन ई। विटामिन ई जिसका नाम होता है बेटा टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल कहा जाता है, केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। और इसे बेटा बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन सुंदरता के लिए ज़रूरी है, और इसी को बोलते हैं एंटी स्टरलिटी विटामिन। देखना, एंटी स्टरलिटी विटामिन। जो विटामिन ई है उसका नाम है टोकोफेरॉल। इसे बेटा ब्यूटी विटामिन्स कहा जाता है। ये बॉडी में सुंदरता के लिए ज़रूरी है। देखा होगा बेटा जितने ऐड आते हैं, किसी भी क्रीम का ऐड हो उसमें लिख क्या था, विटामिन ई युक्त। कोई भी क्रीम देख लो, ये क्रीम वो क्रीम, जो भी क्रीमें आती हैं उसमें ज़रूर लिखा होता विटामिन ई युक्त, क्योंकि विटामिन ई किसके लिए ज़रूरी है बेटा, ब्यूटी के लिए ज़रूरी है। ये क्या करती है विटामिन ई, रिमूव डेड सेल फ्रॉम स्किन। स्किन से डेड सेल को क्या करती है बेटा, रिमूव करने का काम करती है। इसका जो मेन सोर्स में कई है, लेकिन इसका मेन सोर्स होता है एलोवेरा। एलोवेरा में बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाई जाती है, ठीक है ना। तो एलोवेरा इसका मेन सोर्स होगा। ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्यों ब्यूटी विटामिन, बिकॉज इट रिमूव डेड सेल फ्रॉम स्किन। स्किन से डेड सेल को रिमूव, जैसे आप बार बार यूज कर रहे हो तो स्किन में जितनी डेड सेल होंगी उनको रिमूव करेगा और चेहरे में ग्लो लाएगा। और ग्लो आएगा तो इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। एक तो ये फंक्शन है इसका, डेड सेल को रिमूव करना। और बेटा विटामिन ई को, विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट। आपने बेटा ये भी सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट, ये भी ऐड में बहुत आता है। जैसे ऐड आपने देखा होगा कहीं, जैसे रिवाइटल का ऐड आता है। रिवाइटल आप अगर रोज़ ले रहे हो, ऐड में दिखाते हैं कि रिवाइटल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी लाइफ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट, क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है और ये कैसे लाइफ को हमारी बढ़ाते हैं। तो विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है।
अब एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है, क्वेश्चन ये बनता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है। देखो बेटा, ये आपकी सेल है, ठीक। सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। आप प्रोटीन लेते हो, फैट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, सब कुछ खा रहे हो तो सेल के अंदर बेटा जल रहा है। जल कहाँ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में जल रहा है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जलेगा। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट बर्न इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ें जलती हैं, जलने के बाद एनर्जी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। अब ध्यान करो बेटा, जब मैंने डाइजेशन की पहला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू मैंने बताई थी। मैंने बताया था 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले लो, प्रोटीन को आप शरीर के बाहर एक इंस्ट्रूमेंट था बॉम्ब कैलोरी मीटर में जलाओ। 1 ग्राम प्रोटीन को हम बम्ब कैलोरी मीटर में जलाते थे, 5.4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती थी। फिर मैंने कहा था अगर वही 1 ग्राम प्रोटीन को आप बॉडी सेल के अंदर जलाओ तो आपको केवल 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती थी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जलता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जलता। कोई चीज़ जलाओ बेटा, आप लकड़ी जलाओगे तो उसमें भी तो राख आपको बचेगी, ऐश तो बचेगी। ऐसे क्या होता है, देखो हर चीज़ का 100% कंबशन तो नहीं हो रहा बॉडी के अंदर। तो बताओ बेटा, कोई इतनी चीज़ें जलती हैं, जलने के बाद कुछ तो फालतू की चीज़ बचेगी। ये फालतू की चीज़ें बन गई। ये देखो, ये लगातार फालतू की चीज़ें सेल के अंदर जमा होती रहती हैं। इन्हें बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कहा जाता है। फ्री रेडिकल कहा जाता है। जो आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में चीज़ें जलेंगी, जलने के बाद उसका जो फालतू की जो चीज़ें बची उन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल सेल के अंदर जमा होते गए। कुल मिला के ऐसे समझो, आपके पास एक भट्ठी है, भट्टी में आप रोज़ लकड़ी जला रहे हो, उसकी ऐश जमा होती जाएगी। अगर आप बेटा ऐश को साफ़ नहीं करोगे तो प्रॉपर भट्टी धीरे धीरे जाम हो जाएगी। ऐसे हमारे अंदर भी चीज़ें जलती हैं और जलने के बाद जो राख बची, जिसे क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, ये सेल में जमा होते गए, जिससे सेल की वर्किंग इफिशियंसी कम हो जाती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल को क्या कर देते हैं बेटा? नष्ट कर देते हैं। तो जो आपके अंदर टॉक्सिक चीज़ें बन रही थी उसे एंटीऑक्सीडेंट नष्ट कर देते हैं, जिससे सेल की लाइफ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये है बेटा एंटीऑक्सीडेंट। तो बताओ, क्वेश्चन आए कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन सी विटामिन काम करती है? विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट किसे डिस्ट्रॉय करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डिस्ट्रॉय फ्री रेडिकल्स, ठीक। तो ये विटामिन ई के बारे में पढ़ा। विटामिन ई के बेटा मेन 2 काम मैंने बताए। एक तो स्किन से डेड सेल को रिमूव करना, और दूसरा इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगी। अब इसके फंक्शन ये हो गए। और बेटा एक फंक्शन होता है, ये विटामिन मेल में स्पर्म बनाने के लिए और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ओवा बनता है उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। मतलब विटामिन ई का काम क्या है? मेल में स्पर्म बनने की प्रोसेस को बढ़ाना, फीमेल में ओवा बनने की प्रोसेस को बढ़ाना। एक तीसरा काम ये है। तो कितने काम हो गए? 3। एक तो डेड सेल को रिमूव करना, दूसरा मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करना, और तीसरा फंक्शन बताया मैंने कि मेल में स्पर्म फॉर्मेशन को, फीमेल में ओवा फॉर्मेशन को प्रमोट करना। अब मान लो बेटा इसकी कमी हो जाए तो डिसऑर्डर आएगा, और डिसऑर्डर अगर बताओ बेटा विटामिन ई की कमी होती है तो मेल में स्पर्म बनने की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, फीमेल में ओवा बनने की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, और इस बीमारी को बोलते हैं स्टरलिटी, नपुंसकता। स्टराइल हो गए ऐसे, जो स्टराइल का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनके खुद के बच्चे पैदा ना हो, क्योंकि स्पर्म ही नहीं प्रॉपर बन रहे, ओवा ही नहीं फीमेल में बन पा रहा, तो स्टरलिटी। तभी नाम क्या है? इस एंटी स्टरलिटी विटामिन। नाम क्लियर? विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफेरॉल। ये सुंदरता के लिए है, ब्यूटी विटामिन। इसकी कमी से स्टरलिटी आ जाती है तो
तो नाम है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ओके, चलो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जिसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, देखो विटामिन के फाइलोक्विनोन, इसके बारे में मैंने आपको पीछे कहीं बताया था जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा रहा था। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये विटामिन ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर, तो क्वेश्चन आता है कौन सी विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है? विटामिन के। याद है ना, बताया था मैंने वहाँ पर, बताया कहीं ब्लड क्लॉटिंग जरूर बताया होगा। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। अगर बताओ बेटा विटामिन ए के की कमी हो जाए तो हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी और उस बीमारी का नाम होता है हीमोराइजा। क्या नाम होता है? हीमोराइजा। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं हीमोराइजा। हीमोराइजा का मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट ना होना, ब्लड का बहना। हीम माने ब्लड, हीमोराइजा मतलब ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है, ब्लड प्रॉपर क्लॉट नहीं होगा। तो कौन सी विटामिन, बस इतना याद रखना है, विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन, या इसकी कमी से क्या हो रहा है? हीमोराइजा। तो आप क्या बोल सकते हैं एक नाम? एंटी हीमोराइजिक विटामिन भी बोल सकते हो, जो विटामिन हीमोराइजा को रोके, ठीक। और ये विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक। तो ये तो बेटा मैंने 4 विटामिन आपको पढ़ाई। कौन कौन सी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये अपन ने 4 विटामिन आज पढ़ी। तो ये कौन सी विटामिन मैंने आपको पढ़ाई? दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। समझ गए बेटा? ये हैं ऐसी विटामिन जो फैट में क्या होती है बेटा? सॉल्युबल विटामिन है, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। समझ गए बेटा यहाँ तक आप? तो थोड़ा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार विटामिन से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग, एक क्लास के लिए चैप्टर और बचा है, फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। वैसे मेन चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया है, विटामिन मैं एडिशनल पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कभी कभी और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। इसलिए विटामिन ये होगी फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन के, सॉरी विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो यहाँ तक आप इतना देख लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग फैट सॉल्युबल विटामिन तो हो गई, वाटर सॉल्युबल विटामिन और पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।